नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डिजिटल दुनिया हफ्ते का सफ़र, जहां हम बात करते हैं हर हफ्ते वेब 3, ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया की होने वाली उस हफ्ते की हलचलों की। मैं हूं मनीष, आपका होस्ट, और मेरे साथ हैं अपूर्वा, हमारे डिजिटल जगत की गाइड। डिजिटल दुनिया में जो कुछ भी नया और ट्रेंडिंग है वो सब कुछ आप तक लेके आते हैं, लेकिन एक बिल्कुल नए अंदाज में, गहराई से एनालिसिस, लेकिन बहुत ही मज़ेदार बातचीत के साथ। आपको हर पल कुछ नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। तो तैयार हो जाइए, अपने हेडफोन्स लगाइए और चलिए हमारे साथ इस डिजिटल सफ़र पर। तो पूर्व समय को बर्बाद न करते हुए हम आगे बढ़ते हैं हमारी हेडलाइंस की तरफ। कम्युनिटी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए स्टार्कवेयर ने रिवाइज टोकन एमिशन प्लान की घोषणा की है, उसकी उसकी प्रस्तुति की है। ईगन लेयर की विकास यात्राओं में बढ़ोतरी देखी जा रही है और $100 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग के साथ A16Z ने उसकी कमान संभाल ली है। सेल्सियस ने आगे की ओर एक बड़ा कदम उठाया है, लेनदारों को 2 बिलियन क्रिप्टो का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। सर्कल ने ट्रॉन नेटवर्क के लिए USDC सपोर्ट रोकने का फैसला किया है। रेडिट ने क्रिप्टो को अपनाया है। SEC IPO फाइलिंग से पहले बिटकॉइन, इथेरियम और मैटिक का अधिग्रहण किया है। तो इससे पहले कि हम इसको विस्तार से जाने, मार्केट एनालिसिस देख लेते हैं हफ्ते का क्या रहा। जी बिल्कुल बढ़िया मनीष। तो चलते हैं मार्केट एनालिसिस की ओर। तो मनीष, ये पिछले हफ्ते बहुत सारी एक्टिविटी हुई और जब भी मार्केट अनश्योर होता है तो घूम फिर के एवरीथिंग गोज बैक टू होम, यानी इथेरियम मेन नेट पर वापस चला जाता है। तो इथेरियम मेन नेट होम है। वेब 3 की दुनिया का तो अभी तक के लिए सबसे बड़ा घर इथेरियम है। तो बहुत सारी जो एक्टिविटी हमने पिछले 2-3 हफ्तों में देखी थी, शायद हम 4 वीक से कवर कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं कि सोलाना पर बहुत सारा फंड जा रहा था, सुई नेटवर्क पर बहुत सारा फंड गया है पिछले 2 हफ्तों में। वो घूम फिर कर सब कुछ वापस बैक टू द बेस, तो बैक टू द बेस आ गए हम। तो डेक्स वॉल्यूम, यानी जो हम हर हफ्ते कवर करते हैं डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग हुआ है पिछले हफ्ते में वॉल्यूम में, तो पिछले हफ्ते भी हमने सबसे ज़्यादा चहल पहल इथेरियम और सोलाना पर ही देखी है। तो मेजर एक्टिविटी हब्स वही है। और जिस तरह से आज हम जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं संडे को US में ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 6 बजे, इथेरियम इज सिटिंग ऑन 3100। ये हफ्ते पहली बार 2021 के बाद इथेरियम ने $3000 का मार्क क्रॉस किया है। तो लेकिन अभी भी बुल मार्केट शुरू हुआ है, तो वी आर नॉट एट द हाई, वी आर नॉट एट द पीक, बट इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी फ्रॉम हियर। हमारे देखने वाले, अगर आप देख सकते हैं तो आज हमारे साथ एक तीसरा गेस्ट भी है। सो जस्ट बेयर विद अस। लेकिन गारंटी हमारी ये है कि हफ्ते का सफ़र जैसा चलता रहा है वैसा ही चलता रहेगा। आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग जानकारियाँ मिलती रहेंगी। गेस्ट चाहे यहाँ पे 2 हो या 3 हो, चाहे इंसान हो या जानवर हो, लेकिन आपको जानकारी सही और सटीक मिलती रहेगी, क्योंकि हमारे गाइड आज इन पर्सन मौजूद हैं यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं पूर्वा। तो मनीष, हमने अमूमन हम सबसे पहले शेयर करते हैं बिटकॉइन की प्राइसिंग और ईथर की प्राइसिंग, बट फॉर अ चेंज आज लाइव रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो भी हमने तय किया कि उसको भी चेंज करते हैं। Okay. तो पहले हमने ब्रिजिंग वॉल्यूम और डेक्स वॉल्यूम कवर कर लिए, अब हम कवर करते हैं बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसिंग। तो वीक ऑन वीक इथेरियम ऑलमोस्ट 9% ऊपर है और बिटकॉइन बहुत ही फ्लैट रहा है पिछले हफ्ते, बिटवीन 51 एंड 52,500 के बीच में। तो चहल पहल नहीं है, बट वो स्टेडी हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वी कैन सी अ गुड बिग ब्रेकआउट, यानी हमेशा जब भी ब्रेकआउट होता है तो कोई गारंटी नहीं होती, ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, कोई भी डायरेक्शन में जाएगा। तो इट्स गोइंग टू बी क्वाइट इंटरेस्टिंग। बट जो भी हम देख रहे हैं, जो भी क्लूज ले रहे हैं, स्पेशली जो US का PCE का रिजल्ट आने वाला है थर्सडे को, तो वो भी काफ़ी तय करेगा कि किस तरफ उछाल दिखेगा हमें। तो ये था वीक ऑन वीक समरी ऑफ बिटकॉइन एंड इथेरियम। स्टार्कवेयर ने कम्युनिटी की प्रतिक्रियाओं को देखते हुए एक संशोधित टोकन सर्जन योजना, जिसको कि हम रिवाइज टोकन एमिशन प्लान भी कह सकते हैं, उसकी प्रस्तुति की है, उसका प्रस्ताव दिया है। क्या जानकारी है आपके पास उसके बारे में? हमने पिछले हफ्ते बात की थी स्टार्कनेट के एयरड्रॉप के बवाल की।
पब्लिक ने बहुत भूकंप मचा दिया था ट्विटर पर, क्योंकि जिस तरह से टोकन डिस्ट्रीब्यूट हुए थे बहुत ही इम्बैलेंस थे। और हालांकि वो प्रतिक्रिया थी, कोई इसमें सही गलत नहीं होता है। फाउंडर्स क्या क्राइटेरिया होता है, वो चाहे जैसे चाहे वैसे डिस्ट्रीब्यूशन अनाउंस कर सकते हैं। लेकिन मेरे नज़र में भी, मैंने पर्सनल ओपिनियन भी दिया था कि मुझे भी बहुत ही इम्बैलेंस लगा था। तो इतना बैकलैश मिला उनको, तो दे रिवाइज्ड देयर टोकन डिस्ट्रीब्यूशन प्लान। तो टोकन्स जो जिसको जैसी मिल रही वैसी मिलेगी। जो हमने बात की थी कि अप्रैल में डेवलपर्स और इन्वेस्टर्स का वेस्टिंग पीरियड ख़त्म हो रहा था 2 महीने में, तो करीबन 1.3 बिलियन टोकन मार्केट में आने वाली थी। और जैसे हमने लास्ट हफ्ते भी शेयर किया था कि वो उसका मतलब क्या है कि उसमें से ह्यूज परसेंटेज वुड बी डम्प्ड ऑन द रिटेल। तो बहुत अच्छी चीज़ है कि फाउंडर्स ने सोचा कि चलो बहुत बैकलैश मिला है, तो लेट्स रिवाइज दैट। तो 1.3 बिलियन टोकन जो अप्रैल में लॉन्च होने वाली थी, आने वाली थी मार्केट में वीसीज और फाउंडर्स की, उसकी जगह पर सिर्फ 64 मिलियन टोकन ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वेस्टिंग में। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। अभी भी मुझे बहुत क्लैरिटी से ये नहीं पता है कि बाकी के जो 1.2 बिलियन टोकन है उसका शेड्यूल क्या है। तो इट्स स्टिल, मैं इसको फिर से यही मानता हूँ कि इट्स स्टिल अ गुड न्यूज़, बिकॉज कम्युनिटी के प्रेशर पर दे हैड टू रिकन्सिडर देयर ऑप्शंस। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और चर्चे वाला टॉपिक रहा है पूरे हफ्ते। मुझे कहीं ना कहीं लास्ट वीक ये लग रहा था कि अगले हफ्ते जो हम हफ्ते का सफ़र करेंगे उसमें एक ना एक हेडलाइन इनकी होने वाली है। खैर, और वो देखिए सही निकला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी हेडलाइन की तरफ बढ़ते हैं। तो ईगन लेयर की विकास यात्रा में जो उनका ग्रोथ है, उसमें हमें $100 मिलियन की सीरीज बी फंडिंग के साथ जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, और A16Z ने कमान संभाल ली है उसकी। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? और थोड़ा सा A16Z के बारे में भी हमारे सुनने वालों को बता दीजिएगा। तो A16Z सैन फ्रांसिस्को बेस्ड बहुत बड़ा वेंचर कैपिटलिस्ट फंड है, और वो अमूमन निवेश करते हैं Web3 प्रोजेक्ट्स में। तो इन अ स्केल, इन अ साइज, दे आर वन ऑफ द बिग, शायद ये भी कह सकते हैं वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द इंडस्ट्री। तो जब भी वो उनके द्वारा कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट होता है, कहीं पर भी उनके जो फंड्स जो डायरेक्ट होते हैं, तो वो मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं ध्यान रखता हूँ। तो उनका जहाँ पर फंडिंग फ्लो होता है, ये बहुत बड़ा एक इशारा होता है कि वो प्रोजेक्ट की क्वालिटी दर्शाता है। और हम कितने हफ्ते से ईगन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, करीबन अक्टूबर नवंबर से हम ईगन लेयर के बारे में बात कर रहे हैं। और टीवीएल की तो हम ऐसे बात कर रहे हैं कि वो हर हफ्ते के सफर में कुछ ना कुछ आता है, 1 और बिलियन। तो अभी तो प्रोजेक्ट लॉन्च भी नहीं हुआ है, और बाय द वे ईगन लेयर क्रॉस हो गया $8.5 बिलियन का टोटल वैल्यू लॉक्ड है। और उसके साथ अभी 2 हफ्ते पहले हमने बोला था ये $6 बिलियन टीवीएल था। जी, मैं एलए पे था तब। हमने बिल्कुल वो किया था, और $2.5 बिलियन और बढ़ गया। तो ईगन लेयर जिस गति से अट्रैक्ट कर रहा है, और अभी प्रोजेक्ट लाइव नहीं है, राइट। और उसके साथ जब A16Z अनाउंस करता है $100 मिलियन इन्वेस्टमेंट का, तो इट शोज दैट आने वाले हफ्तों में, अगले पूरे साल में, हम ईगन लेयर की काफ़ी बातें करने वाले हैं। तो वॉच दिस प्लेस, दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक टू कवर। तो अपूर्वा, आपका एक्साइटमेंट बड़ा देखते हुए मुझे लगा कि इस वक्त दिस इज़ द राइट टाइम फॉर डिस्क्लेमर। तो दोस्तों, ये जो पॉडकास्ट आप देखते हैं, ये जो हफ्ते का सफ़र आप देखते हैं, इसका जो पूरा उद्देश्य है वो सिर्फ आपको क्रिप्टो ब्लॉकचेन की जो दुनिया है, जो डिजिटल दुनिया है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराना है, प्योरली। उसके अलावा हमारा कहीं से भी कोई इरादा नहीं है कि हम आपको फाइनेंशियल एडवाइस दें। वी आर नॉट फाइनेंशियल एडवाइजर्स। सो आप अपनी रिसर्च खुद करें। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आप किसी इन्वेस्टमेंट मैनेजर से बात करें। बहुत सारी कंपनियां हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनसे बात करें। लेकिन अगर आपको कोई जानकारी चाहिए, कहीं किसी सवाल में आप उलझे हुए हैं, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, बड़ी ही आसान सी भाषा में हमारे जो गाइड्स महोदय हैं
ये बड़ा सुलझे तरीके से उसको उसकी जो उलझन है उसको सुलझा देते हैं। तो उसके लिए आप हमारे चैनल पे आते रहिए और कमेंट्स में आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप उनको पूछ सकते हैं। तो सेल्सियस ने आगे की ओर एक बड़ा कदम उठाया है और लेनदारों को 2 बिलियन क्रिप्टो डिस्ट्रीब्यूट किया है। बड़ी खबर है ये। जी। तो हमने 2-3 हफ्ते पहले ही कवर किया था कि उन्होंने अनाउंस किया था कोर्ट के रूलिंग के बाद कि $3 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट होने वाले। तो 4 बिलियन का जो होल था तो 75% वॉज गोइंग टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि मुझे जो 2021-22 और 23 का साल था, खास करके 21 और 22 में बहुत सारे स्कैम्स हुए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा घुमाया है। तो अच्छा लगता है कि जब चाहे वो कोर्ट के द्वारा हो या जो हैकिंग को ढूंढते हैं ब्लॉकचेन पर और उसकी वजह से लोग पकड़े जाते हैं और लोगों के फंड्स रिलीज़ होते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी सुकून मिलता है उसको देखकर। और सेल्सियस ने ऑलरेडी $2 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी BTC और ईथ में डिस्ट्रीब्यूट कर दी है। करीबन 1,75,000 लोगों को वो क्रिप्टो करेंसीज रिफंड की गई है। देखिए, ये भी एक अचंभे वाली बात है कि क्रिप्टो की दुनिया का एक बड़ा ही बदनाम सा नाम है, जिसको मैं थोड़ा सा पोएटिक हो गया, बदनाम सा नाम। और उस बदनाम से नाम में आप देखिए कि यहाँ पे लेनदारों को खोई हुई रकम वापस मिल रही है। जी। ये बड़ी चीज़ है और ये बड़ा ही नया डेवलपमेंट है और ये एक बड़ा ही अच्छा साइन है आने वाले समय में ब्लॉकचेन की दुनिया में। जी। तो हालांकि मनीष, हमने जब ये खबर कवर की थी तो इसके साथ हमने FTX की भी बात की थी 3 हफ्ते पहले। तो मैं एक और अपडेट दे देता हूँ, हालांकि हमारे बुलेटिन में नहीं था आज, बट ये बहुत ही लेटेस्ट है। तो FTX का भी, तो FTX के भी जो फंड्स डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे वो आगे चलकर शुरू होंगे। बट बहुत बड़ी बड़ी 2 खबर है FTX की। तो FTX ने एक एक्सचेंज यूरोप में खरीदा था। वो एक्सचेंज उन्होंने $250 मिलियन में खरीदा था और वो एक्सचेंज वापस, एक्चुअली दिस इज अ काउंटर नेगेटिव स्टोरी, नॉट अ पॉजिटिव वन, बट दो है तो एनीवेज मैं फिर से आता हूँ, शुरू करता हूँ। तो एक बहुत ही बढ़िया खबर है कि FTX ने 2021 में एक इन्वेस्टमेंट किया था AI कंपनी में, और वो उनका इन्वेस्टमेंट था $500 मिलियन का। और वो, जैसे हम देख रहे हैं पिछले 6 महीने में AI इज गोइंग थ्रू द रूफ, तो वो उनका सीड इन्वेस्टमेंट था। तो उनको एग्जिट चाहिए और कोर्ट का रूलिंग आ गया कि अभी के जो वैल्यूएशन है 1.5 बिलियन में FTX बेच सकती है वो। तो दैट मीन्स कि जो लोगों के पैसे हैं वो करीबन, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कैलकुलेशन हमने पहले भी की हुई है और आज कर रहा हूँ, तो जो गैप था वो भी शायद कवर हो जाएगा। 1 बिलियन का गैप आ रहा था उनको, तो 1 बिलियन का तो ये प्रॉफिट ही आ गया, क्योंकि 500 बिलियन डाले थे और $1.5 बिलियन में ये कोर्ट की परमिशन मिल गई है उनको सेल करने की, वो इन्वेस्टमेंट भी। दोस्तों, मुझे लगता है कि ये अपूर्वा का एक्साइटमेंट देख के मुझे जो डिस्क्लेमर था वो यहाँ पे लगाना चाहिए था। खैर, अच्छी खबर है। आगे बढ़ते हैं। अपूर्वा, सर्कल ने ट्रॉन नेटवर्क के लिए USDC के सपोर्ट को रोकने का फैसला कर लिया है। ये क्या माजरा है? ये तो भैया, ये हमारे पुराने गुनहगार। गुनहगार ही है ये ट्रॉन। तो ट्रॉन सबसे बड़ी ब्लॉकचेन, रेवेन्यू के साइज, अगर आप रेवेन्यू देखो, आप वॉल्यूम देखो, सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन ट्रॉन करता क्या है? वहाँ पर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, वो USDT का होम है। यानी जस्टिन ट्रॉन करके जो बंदा है जिसने ये ब्लॉकचेन फाउंड की है, और USDT का भी वही फाउंडर है। तो जो स्टेबल कॉइन की चहल पहल है उसी का वॉल्यूम होता है ट्रॉन नेटवर्क पर। और USDC is a direct competitor of USDT, right? So Tron and Circle are actually the main major competition. तो ये बिल्कुल ही अचंभे की बात नहीं है कि सर्कल ने ये प्लान किया, ये अनाउंसमेंट कर दी कि दे आर गोइंग टू पुल बैक फ्रॉम ट्रॉन।
मुझे तो ये लगता है कि काफ़ी देर हो गई, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था उनको। बहुत बढ़िया। और आखिरी जो हमारी हेडलाइन है इस हफ्ते के सफ़र की, रेडिट ने क्रिप्टो को अपनाया है और एसईसी ने आईपीओ फाइलिंग से पहले बिटकॉइन, इथेरियम और मेटिक का अधिग्रहण कर लिया है। तो इसका ये थोड़ा सा एक्साइटिंग मुझे लग रहा है। क्या क्या बोलते हैं आप? नहीं, बिल्कुल, बहुत ही ये छोटी छोटी कड़ियाँ हैं ये, लेकिन ये कड़ियाँ जब मिलती जाती है तो ये बहुत बड़ा इवेंट हमें दिखता है आ रहा है। तो हमने काफ़ी सारे जो मेजर इवेंट 2024 के हैं, जैसे बिटकॉइन ईटीएफ की बात की, बिटकॉइन हार्विंग होगा अप्रैल में, मार्च में इथेरियम डेनकन अपग्रेड होगा, और मे बी बाय मे इथेरियम ईटीएफ अप्रूवल होने के भी चांसेस है, राइट। तो ये मेजर है। उसके साथ जो छोटी छोटी चीज़ें हैं कि कितनी, जैसे ब्लैक रॉक हो गया, पिछले हफ्ते हमने कवर किया था फ्रैंकलिन टेम्पल। तो ऐसे इतने सारे बड़े बड़े नाम जो हम नॉर्मली भी ब्लॉकचेन वेब 3 की दुनिया में कहते हैं ट्रेड फाई, यानी ट्रेडिशनल फाइनेंस, TRADFI। तो जो ट्रेडिशनल फाइनेंस से लोग काफ़ी क्रॉस ओवर कर रहे हैं वेब 3 की दुनिया में। तो इसका ये बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है कि रेडिट जो बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का, स्पेशली फॉर डेवलपर्स, राइटर्स, क्रिएटर्स, वो आईपीओ लॉन्च करने का प्लान कर रहे हैं। और उन्होंने जो एप्लीकेशन डाली एसईसी को, तो डिस्क्लोज करना पड़ता है आपका होल्डिंग क्या, आपकी बैंक बैलेंस क्या है, आपके पास असेट्स क्या है। तो उसके द्वारा पता चला कि दे हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन बिटकॉइन, इथेरियम एंड मेटिक, तो उनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है। उसी तरह से ऑन अ साइड नोट, आज से करीबन 2 साल या 3 साल पहले टिम कुक की बात हो रही थी। तो टिम कुक को जो एप्पल के सीईओ, उनको डायरेक्ट पूछा गया कि डू यू होल्ड एनी क्रिप्टो करेंसीज, डू यू होल्ड बिटकॉइन? तो बिल्कुल ही बचते हुए, बट एक ही शब्द में उन्होंने जवाब दे दिया था, हाँ। बट उन्होंने उसके ऊपर डिस्कस नहीं किया। उसको मतलब उसको उसकी डिटेल में नहीं गया। नहीं जी। तो ये छोटे छोटे जो आपने बोला कि जो इवेंट्स हैं, ये एक काफ़ी पॉजिटिव नोट की तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये छोटी छोटी छिपकलियाँ मिलके एक बड़ा डायनासोर बनाने वाले हैं। जी, मुझे जितना, जैसे जैसे हम अब देख लो, हम मार्च की तरफ जा रहे हैं, और मुझे ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग ज़्यादा होती जा रही है मेरी भी, कि कुछ बड़ा होने वाला है। 2024 एंड 2025 कुड बी अ मैसिव ईयर। या ये हम लोगों ने एक्चुअली बहुत ही डिस्टिंक्टिवली हमने ये बात करी थी कि ये एक बड़ा माइलस्टोन ब्लॉकचेन की दुनिया में सन 2024 एक बड़ा माइलस्टोन होने वाला है। जैसा कि 2008, 2013, 14 और अब 2024, एक बीच में शायद 2016 या 20 भी आपने बोला था। तो ये एक बड़ा माइलस्टोन ये 2024 का होने वाला है। ऑलरेडी मतलब ईटीएफ, अगर आप देखें बिटकॉइन का ईटीएफ आया है, दैट इटसेल्फ हैज ऑलरेडी प्रूवन कि एक बड़ा 2024 एक बड़ा माइलस्टोन ऑलरेडी हो गया है। और वो भी कब आया, यानी एप्लीकेशन सबसे पहले ईटीएफ की डाली गई थी जेमिनाई, यूएस का क्रिप्टो एक्सचेंज है, आपने शायद नाम सुना हो। तो जेमिनाई जो एक्सचेंज है आपका यूएस का, राइट, वो विंकलवॉस ब्रदर्स ट्विंस ने एस्टेब्लिश किया था 2013 में। और उन्होंने सबसे पहली अर्जी डाली थी एसईसी को ईटीएफ की। तो आप सोच सकते हो कि 2013 से अर्जियां शुरू हो गई थी। उसके बाद कई सारी अर्जियां आई, कैथी वुड्स, आर्क इन्वेस्टमेंट की भी आई। लेकिन भैया जब जून में ब्लैक रॉक ने, हाँ, तो पता चल जाता है कि ये अब इट्स मैटर ऑफ टाइम होने वाला है। भाई की एंट्री हो गई। भाई की एंट्री हो गई। तो अपूर्वा, बड़ी ही अच्छी बातचीत रही और बड़ा अच्छा लगा आपसे इन पर्सन मिलके। और दोस्तों, ये था हमारा हफ्ते का सफ़र, और उम्मीद है कि इस सफ़र में आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। और मुझे तो बहुत कुछ हमेशा से, जैसे मैं बोलता हूँ कि मुझे हमेशा हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखने को मिलता है। तो हमें फॉलो करते रहिए और मज़ीद डिजिटल खजानों की खोज में। अगली बार तक सवाल करते रहो, एक्सप्लोर करते रहो द डिजिटल दुनिया। अपूर्वा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू मनीष, बहुत मज़ा आया आपके साथ इन पर्सन बैठकर हफ्ते का सफ़र रिकॉर्ड करने के लिए। और मैं आशा करता हूँ कि काश कभी ऐसा हो कि आप मेलबर्न आओ और हम मेलबर्न में एक और शो जी बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर होगा। चलिए।